भाई आज मैं एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ जो गेमिंग कम्युनिटी में इस समय चल रही है और गेम्स के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे वो पीसी हो, कंसोल हो या चाहे किसी में भी खेलो, आप लिनक्स में खेलो, गेम्स के साथ जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला सेक्शन आता है मनी एंड प्राइसिंग प्रॉब्लम्स। अब क्या हो रहा है, देखो सारे जितने भी लेटेस्ट गेम्स निकल रहे हैं, ट्रिपल ए गेम जिन्हें हम कहते हैं, जो काफी बड़े होते हैं, ग्राफिक्स में अच्छे होते हैं और मजा आता है उन्हें खेलने में, $60 to $80 तक हमें दिख रहे हैं और अब वो $80 तक भी प्राइस टच कर रहे हैं। रॉकस्टार, ईए, यूबीसॉफ्ट ये बिलियंस में प्रॉफिट कमा रहे हैं और हर साल अपने प्राइसेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। अब सोचो ये क्या करता है, ये सेम रिपीटेटिव गेम निकालता है अपने और हर नेक्स्ट ईयर में उन्हें कभी 25, 26, 27 ऐसा कर करके निकालते जा रहा है। FC 26, FC 25, FC 27। ये क्या है, अभी तो ये सुनने में आ रहा है GTA 6 होगा, वो तो 10,000 से भी ऊपर की 10,000 से भी ऊपर चले जाएगा, $100 से भी ऊपर चले जाएगा, ये सुनने में आ रहा है रॉकस्टार का। तो अब ये लोग क्या करते हैं, बेस गेम बना दिया, अब कोई ओरिजिनल गेम है 25 आवर्स का, अब क्या करेंगे उसमें से 5 आवर्स काट देंगे, 20 आवर्स का बेस गेम बना देंगे और डे वन पे ही डीएलसी निकाल देंगे 5 आवर्स का। तो ये सब क्या है, मनी ग्रैबिंग है। सेकंड पे है, अब भाई आप $70 से $80 ले रहे हो, कुछ कंट्रीज में $70 से $80 3 से 7 दिन की एवरेज वेजेस होती हैं, इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान, अर्जेंटीना जैसे देशों में। आप सोचो गेमिंग कम्युनिटी का क्या होगा जब प्राइसेस इंक्रीज होते जाएंगे। पूरी वर्ल्ड में आर्थिक मंदी आ रखी है, रिसेशन चल रहा है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में, तो कहां से कोई गेमिंग को अफोर्ड करेगा। चलो इनकम का तो फिर भी ठीक था, जैसे तैसे लोग पैसे जमा करेंगे, हम जैसे खेलने वाले उनको हर समय कुछ ना कुछ डोपामीन स्पाइक चाहिए, तो कुछ ना कुछ करके पैसे का इंतजाम कर लेंगे, चलो मान लिया। अब आपने गेम लॉन्च करा, आप उसके अंदर माइक्रो ट्रांजेक्शन दे रहे हो, उसके अंदर बैटल पास दे रहे हो, स्किन शॉप दे रहे हो, लूट बॉक्सेस दे रहे हो, सीजन पासेस दे रहे हो। $70 के बेस गेम में जो आपको इन गेम देना चाहिए वो आप माइक्रो ट्रांजेक्शन में दे रहे हो। मतलब मेहनत तो आप करना ही नहीं चाहते, बस पैसा लूटना चाहते हो। पे टू विन मैकेनिक्स दे रहे हो मल्टीप्लेयर गेम्स में, डीएलसी दे रहे हो डे वन पे ही कि भाई डे वन पे ही मैं डीएलसी दे रहा हूँ। ये सब क्या है, डीएलसी आपका अलग से खरीदे कोई, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, यूं कह दोगे कि आप जाइए प्रीमियम बंडल लीजिए गेम का। अब प्रीमियम बंडल कितने का है, फोर्जा का प्रीमियम बंडल देख लो, 8,000 से 9,000 रुपए का है। GTA 6 कितने का आएगा, मुझे तो लग रहा है 20,000 का आ जाएगा ऐसे तो GTA 6। चलो ये भी ठीक था, उसके अंदर प्री ऑर्डर में स्किन्स डाल देंगे और सबसे बड़ा प्री ऑर्डर में भी एक बड़ा स्कैम, गेम प्री ऑर्डर करिए और आपको 5 दिन 4 दिन पहले खेलने को मिलेगा। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये तो यही है कि इंसान को लूट लो, उसके बाद में गेम आएगा बगी बग से भरा हुआ गेम आए, अनऑप्टिमाइज्ड गेम आए। अनरियल इंजन के साथ में आप देख रहे हो कितनी सीपीयू परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं अनरियल इंजन के गेम में, स्टटर मारता है, एफपीएस पूरे आ रहे हैं, गेम स्टटर मार रहा है। क्या कहते हैं ये लोग, अपना जीपीयू अपग्रेड कर लो। अरे भाई जीपीयू क्यों अपग्रेड कर ले, ग्राफिक्स आप दे रहे हो 2016 वाले 2026 में और कह रहे हो जीपीयू अपग्रेड कर लो। अब वो गेम आई थी मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स, भाई लोगों का बहुत इच्छा थी कि मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स गेम खेलें और मजा करें, क्योंकि ओपन वर्ल्ड गेम है, मॉन्स्टर्स हैं, काफी मजा आता है। बट आप उसके टेक्सचर्स देख लो, गेम प्ले देख लो, गेम प्ले तो एक बार को काम चला लोगे, टेक्सचर देखो ऐसा लग रहा है 2015 की गेम है। उसको आप डायरेक्टली कंपेयर करो विचर 3 से, विचर 3 कितना बढ़िया दिखता है और सस्ता भी है। विचर 3 मिल रहा है आपको $1 या $2 में आज की डेट में। मैं तो कहता हूँ विचर 3 खरीदो, पुरानी गेम्स खरीदो, अप्रिशिएट करो उनको। साइबरपंक 2077 लॉन्च हुआ था, कितना बेकार लॉन्च हुआ था, बट साइबरपंक जैसा स्टूडियोज भी मैंने कोई नहीं देखा साइबरपंक जैसा। उन्होंने सबको डे वन पे रिफंड दिया, उसके बाद अपना गेम इतना इंप्रूव करा, स्टार्टिंग में 6 स्टार पे था, उसके बाद अभी 9 स्टार पर है, तो वो छोड़ देते हैं। बैटलफील्ड 2042 देख लो, अपना उसका प्लेयर बेस ही आधे से ज्यादा खत्म हो गया, वो बात अलग है। अब नया जो बैटलफील्ड 6 आया वो काफी अच्छा था। मतलब ये स्टूडियोज, ज्यादातर स्टूडियोज, यूबीसॉफ्ट देख लो, चलो ये तो अच्छे स्टूडियोज हैं जो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं। अब यूबीसॉफ्ट को देख लो, यूबीसॉफ्ट कोई अकाउंटेबिलिटी लेते ही नहीं है, गेम्स को बनाएगा बीच में छोड़ देगा और उल्टे सीधे गेम दे देगा। ईए के गेम्स देख लो, बीच में बनाएगा, ब्रोकन गेम्स बनाएगा, खरीदवा देगा, प्री ऑर्डर करवा देगा लोगों को, ट्रेलर दिखा के, बढ़िया बढ़िया ट्रेलर दिखाते हैं, इतने बढ़िया बढ़िया ट्रेलर दिखेंगे आपको, आप कहोगे हाँ यार गेम तो अच्छा लग रहा है। जब आप गेम खेलोगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस आएगा। मेरे को तो पर्सनली फील हुआ है, आप किसी एरिया में जा रहे हो 60+ FPS, किसी एरिया में जा रहे हो 30 FPS, अरे इतना अंतर थोड़ी आना चाहिए किसी भी एरिया में। और वो भी ये भी नहीं कि
एनपीसी बहुत हैवी हो, डिटेल्स कहीं हैवी हो, इतना भी नहीं होना चाहिए। ये परफॉर्मेंस इश्यूज हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, गोल्डन है हमारे, प्री ऑर्डर करो ही मत किसी गेम को। प्री ऑर्डर सबसे बड़ा स्कैम है करेंटली। ये लोग तो बोल देंगे आप जाओ जीपीयू नया ले लो। अरे भाई, आपके सेम ग्राफिक्स का गेम आज से 10 साल पहले मेरे को इतने एफपीएस दे रहा था, तो आपका गेम क्यों इतने गंदे एफपीएस दे रहा है मेरे को? एक और इशू, चलो ठीक है, ट्रिपल ए गेम्स का तो हमने मान लिया, हम सब एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अब कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं वो अननेसेसरली हैवी होते जा रहे हैं। लोगों को सीएस को पसंद था, इतना लाइट वेटेड ऑप्टिमाइज्ड गेम था, हर किसी पे चल जाया करता था, कह सकते हैं। बट पब्लिक की डिमांड भी नहीं थी CS2 की, लेकिन जबरदस्ती CS2 हैवी बना के दे दिया। अब कम्युनिटी को आउटरीच फील हुआ, कम्युनिटी ने अपने प्राइवेट सर्वर्स बना के खेलना चालू कर दिया। क्यों हैवी करना कॉम्पिटिटिव गेम्स को? अब एक मजाक और है, कई गेम्स आए हैं वो तो कह रहे हैं भाई हम तो गेम अपना हैवी रखेंगे, हम तो अपना गेम अनऑप्टिमाइज रखेंगे। आप एक काम करो, DLSS फ्रेम जनरेशन खोल लो, FPS आ जाएंगे। भाई जेनसन हुआंग भी तो यही कहता है। सोचो, कॉम्पिटिटिव गेम में DLSS 3 को ऑन करोगे, DLSS 4 को ऑन करोगे, आप फ्रेम जनरेशन को ऑन करोगे, DLSS ऑन कर लो कोई बात नहीं, फ्रेम जनरेशन को ऑन करोगे, लेटेंसी बढ़ाओगे, तो क्या मतलब रह गया कॉम्पिटिटिव गेमिंग का? एक वैलोरेंट गेम है जो सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज था, कम स्पेक्स पे चल जाता था, बट वैलोरेंट में भी बग्स आने लगे हैं, स्किन्स बढ़ाए जा रहे हैं। वैलोरेंट का तो एक अलग इशू चल रहा है, वैलोरेंट को भी इंप्रूव नहीं करना चाहते, बस पैसा कमाना चाहते हैं स्टूडियोज, और कुछ नहीं। भाई कॉम्पिटिटिव गेम का क्या मतलब होता है? आपको खेलना है, एनिमी दिख रहे हैं, मारना है। ग्राफिक्स से क्या मतलब है कॉम्पिटिटिव गेम्स का? ग्राफिक्स से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। मतलब आप तो बस ये काम कर रहे हो कि जबरदस्ती का टैग थोप रहे हो जनता पे, जिसका जनता मांग भी नहीं रही। फ्रेम जनरेशन, रे ट्रेसिंग, जबरदस्ती की लाइटिंग परफॉर्मेंस, और सबसे बुरा तो मुझे मोशन वाला लगता है। चलो ठीक है, वो तो दे देते हैं। अब कुछ कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, अब उनको पता है कि जो गेमिंग इंजन यूज कर रहे हैं वो गेमिंग इंजन नहीं बना है ओपन वर्ल्ड गेम्स के लिए। जैसे RE इंजन जो कि मॉन्स्टर हंटर वाइल्ड्स में यूज हुआ, वो नहीं बना है ओपन वर्ल्ड गेम्स के लिए, लेकिन फिर भी उसको यूज करा गया। भाई आप मानोगे नहीं, आज की सिचुएशन ऐसी चल रही है, 8 GB रैम में कोई गेम लोड भी नहीं हो पा रहा है आज की डेट में। अनरियल इंजन के इतने हैवी गेम्स, हैवी VRAM यूसेज वाले गेम्स आ रहे हैं, तो जनता को क्या करना पड़ रहा है? हैवी GPUs पे जाना पड़ रहा है। हैवी GPUs इतने महंगे हैं, हार्डवेयर का जो हमारा इकोसिस्टम है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। GPU प्राइसेस देखो, AI की वजह से रेट पिटी पड़ी है, रैम, SSD, CPU सब एक्सपेंसिव हो रखे हैं, चिप्स की शॉर्टेज हो रही है, वेफर्स है ही नहीं जिन पे बन सके। सब कहाँ जा रहे हैं? AI में। वो तो एक अलग ही वाहियात है AI। मैं तो चाहता हूँ सारे AI कंपनीज बर्बाद हो जाएं, क्योंकि कुछ अच्छी चीज नहीं, सब खराबी चीज आ रही है मेरी नजर में AI से। मतलब अभी करंट में ग्राफ क्या चल रहा है? ग्राफिक्स नीचे आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी नीचे आ रही है, हार्डवेयर ऊपर जाते जा रहा है। हार्डवेयर की प्राइसिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है PC गेमिंग को मैनेज करना। ये भी ठीक है। अब परफॉर्मेंस को एक चीज और झटका देती है, वो है DRM। अब DRM, जो डेनवो का DRM है, वो क्या करता है? हमारे गेम कोड के चारों तरफ एक लेयर क्रिएट करता है जो कॉन्स्टेंटली रन होता है और वेरिफिकेशन चेक्स को कॉन्स्टेंटली चेक करता है। यानी कि उसके जो वेरिफिकेशन होते हैं कुछ उन गेमिंग फाइल्स को लेके कि कुछ भी मॉडिफाई हुआ है कि नहीं, आई थिंक 1000 पर सेकेंड चेक होती है वो, और कुछ भी चेंज आता है तो सीधे बंद हो जाता है। तो इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब आप सोचो कोई चीज लूप पे चल रही है 1000 पर सेकेंड, तो कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस लेगा। देन वो स्टटर्स होते हैं, FPS ड्रॉप्स होते हैं, लोड टाइम बढ़ जाता है। मतलब कोई क्यों पेड गेम लेना चाहेगा? हर कोई जाएगा क्रैक करेगा गेम्स को, क्रैक गेम्स निकालेगा। और वाकई में ये चीज देखा गया है कि पायरेटेड गेम्स कुछ पेड से ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं डेनवो जिसमें नहीं है। तो क्या है ये? हम पैसा ज्यादा दे रहे हैं और मिला हमें कम रहा है। इससे बढ़िया तो पायरेटेड गेम्स हैं। वो चीज अलग है कि एक ट्रेड ऑफ अलग होता है पायरेटेड गेम्स का, बट फिर भी क्या आयरनी है ये। अब इसमें भी कुछ कंपनीज क्या कहती हैं कि अगर आप कोई गेम खरीद रहे हो तो वो गेम आपका नहीं है। ये तो फिर वही वाली बात हो गई, पायरेसी तो चोरी है ही नहीं। कुछ EA जैसी कंपनीज हैं जिन्होंने क्रू जैसा गेम बनाया है, उन्होंने कहा कि आपने जो गेम खरीदा है वो गेम आपका नहीं है, आपने उसकी लाइसेंस लिया है, आपका उसका वो गेम आपका नहीं है। हम जब चाहे तब उस गेम की लाइसेंस को रिवोक कर सकते हैं और आपकी लाइब्रेरी में से हटा सकते हैं। ये कंपनीज हमें समझती हैं बिल्कुल बेवकूफ कि हमें कुछ पता नहीं है क्या होता है, और हमारे साथ जो चाहे आप कर लो, हम घूम जाते हैं, आपको जो करना है वो कर लो।
अब जैसे एक प्रॉब्लम और आती है, अब कुछ कंट्रीज में कुछ गेम्स बैन रहते हैं। अब किसी को वो गेम खेलने हैं तो वो गेम क्या करेगा। अब जैसे रशिया है, रशिया पे सैंक्शंस है, वहां पे कई सारी चीजें नहीं चल रही, कई सारी चीजों का एक्सेस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इलीगल मेथड्स पे जाएंगे। कोई स्टीम पेज नहीं है, प्ले स्टेशन की स्टोर लिस्टिंग नहीं है, फिजिकल कॉपीज भी नहीं है, तो वो क्या करेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गई, मिडिल ईस्ट हो गई, तो पब्लिशर्स इन्हें भी इग्नोर कर देते हैं कि वहां पे भी गेम्स को लॉन्च कर दिया जाए, कुछ सैंक्शंस होते हैं। अब ये सारे पॉइंट जो मैंने बताए, ये सारे पॉइंट हो गए कि एक हाइपोथेटिकली बात कर लेते हैं, इन सारी चीजों की वजह से गेमर गेम्स को पायरेट करता है, ठीक है। अब आप सोचो, आपने गेम को पायरेट तो कर लिया, अब उससे आपको प्रॉब्लम क्या होगी, मालवेयर आएंगे, ट्रोजन्स आएंगे, रैंसमवेयर आएंगे, क्रिप्टो माइनर्स आएंगे। फिटगल तो साफ साफ मेंशन करती है कि हम आपके सीपीयू का कुछ % लेते हैं और क्रिप्टो माइनिंग करते हैं। जब जब आप गेम खेलते हो तो बैकग्राउंड में हम क्रिप्टो माइनिंग करेंगे। डेटा थेफ्ट का कितना बड़ा रिस्क हो गया, सिस्टम डैमेज हो सकता है, आपका बैकग्राउंड यूसेज चल रही होती है जो मैंने बताया। और अभी तो वो आ गया है, हाइपरवाइजर वाली चीज आ गई है कि पूरे सिस्टम को कभी भी चेंज कर सकता है, पूरा सिस्टम ऑल्टर हो जाएगा आपका परमानेंटली। सोचो ऐसी ऐसी चीजें आ गई, लोग फिर भी डाउनलोड कर रहे हैं, उनको एक्सेस दे रहे हैं, पूरी की पूरी माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी हट जाती है हाइपरवाइजर से। सोचो आपका सिस्टम हो गया बैठा हुआ, एक बॉक्स हो गया जिसके अंदर कोई भी हाथ डालेगा चीज निकाल के ले जाएगा, और आप किसी को भी गिफ्ट कर रहे हो उस बॉक्स को। ऐसा सीन हो गया है। अब लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है यहाँ पे, अरे यार मैं कौन हूं, मुझे कौन जानता है, मेरा डेटा का क्या मैटर है, चोरी कर लो, क्या जा रहा है। लोगों की मेंटेलिटी ये होती है। अब इसी की वजह से मान लो आपके पिताजी आपकी नंगी फोटो देख रहे हैं कहीं आपकी किसी एप्लीकेशन पे, फिर वो कहेंगे बेटा ये क्या है, या आपका घर का एड्रेस लीक हो गया, आपके घर पे कोई आके खड़ा हो गया, फिर क्या करोगे आप। मेरे कई दोस्तों के तो जीमेल के अकाउंट चेंज हो गए, उनको पता नहीं पड़ा है कि जीमेल के अकाउंट गए कहाँ हमारे, चेंज यानी पासवर्ड चेंज हो गए, कोई ले गया उन्हें। तो ये क्या है, ये सब आप खुद देख लो। लेकिन एक ग्रे एरिया है इसमें भी। अभी करंट में ऑफलाइन एक्टिवेशन मार्केट बहुत एक्टिव है, यानी कि गेम्स को रेंट पे ले लो। अब क्या करता है, स्टीम के अंदर शेयरिंग सिस्टम चलता है। जैसे कि मेरे पास 5 अकाउंट है, मेरे पास एक अकाउंट है बट 5 लोगों को देना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 को अब मेरा अकाउंट लॉग इन करा दूंगा और उस गेम को स्टार्ट करवा लूंगा। तो देन वो क्या करता है, एक दिन में 5 एक्टिवेशन देता है। तो क्या कर सकते हो आप, उस अकाउंट में उस गेम को एक्टिवेट कर सकते हो। टोटल पर दिन 5 एक्टिवेशन होते हैं। तो लोग क्या करते हैं, उन अकाउंट्स को रेंट पे दे देते हैं 300 से 500 रुपए में। तो ये सीन काफी अच्छा है, बट इसमें भी प्रॉब्लम है। अब मैं कई शेयर्ड अकाउंट देने वालों को देखता हूँ, कोई अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर गया, कोई कैसे चले गया, तो आपके 300 से 500 रुपए वेस्ट हो गए ना, आपके पैसे मार के चले गया वो, फिर क्या करोगे आप। लेकिन बेस्ट साइड इसकी ये है, जो मैं कंक्लूजन में कहना चाहूंगा, कि पहले तो प्री ऑर्डर कभी मत करो, रिव्यूज को देखो, बेंचमार्क्स को देखो, रियल गेम प्लेस देखो, खुद जज करो कि ये गेम अच्छा है कि नहीं, खेलने लायक है कि नहीं। एक तो कंपनीज, बहुत कम कंपनीज गेम्स के डेमो देती हैं, जिससे कि पता चलता है कि गेम है कैसा। वही कंपनीज डेमो देती हैं जिनको श्योर होता है कि मेरा गेम अच्छा है, वो बिकेगा। कुछ कंपनी, सोल्स लाइक कंपनी तो ऐसी भी हैं जो डेमो लगाती नहीं है पब्लिक के लिए। अगर मेरा गेम पायरेट हो भी जाए तो उनको कॉन्फिडेंस है कि उनका गेम फिर भी इतना अच्छा जाएगा कि उनको जरूरत ही नहीं है डेनवो की, वो कस्टमर के लिए फिर भी पहले सोच रहे हैं। सोचो कुछ कंपनीज हैं ओजी कंपनीज। सेल्स का वेट करो, सबसे ज्यादा देखो रेटिंग, कमेंट्स देखो, रिव्यूज, बेंचमार्क, रियल गेम प्ले, वो तो मैंने बता ही दिया, ये सब देखो। अब सेल्स आती हैं, स्टीम की सेल हो गई, एपिक की सेल हो गई, उसमें प्राइस ड्रॉप होते हैं स्टीम एपिक की सेल्स में। तो प्राइस ड्रॉप को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करो कि अगर आपको कोई गेम अच्छा लगता है, अगर 1000 रुपए भी गिर रहे हैं किसी 4000 या 5000 के गेम पे, तो क्या है, बुरा तो नहीं है। और मोनेटाइजेशन गेम्स को, जिस गेम में माइक्रो ट्रांजेक्शन है, उनको तो अवॉइड ही करो यार। वो आपके गेम के कंटेंट को चुराते हैं और कुछ नहीं करते। माइक्रो ट्रांजेक्शन वाली गेम जिनमें डीएलसी भरे पड़े हैं डे 1 पे ही। अब यूबीसॉफ्ट का एक अवतार गेम आया था, उन्होंने क्या करा कि हमारा डीएलसी लो वरना बेस गेम ही नहीं खुलेगा आपका। एक बार तो ये सीन हुआ था अवतार की गेम। तो कुछ कंपनीज हैं जिनको सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए। अच्छे छोटे स्टूडियोज को सपोर्ट करो। क्लियर ऑब्सिक्यूर है, एक्सपीडिशन 33 कितना अच्छा गेम गया, गेम ऑफ द ईयर, सारे अवार्ड जीते हैं, और ये कहा गया है कि पिछले 10 सालों में सबसे बेस्ट गेम आई है। कितने का लॉन्च हुआ था, आई थिंक सो 2,500-3 हजार का गेम लॉन्च हुआ था। इतना बढ़िया गेम था वो, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था। डिस्पैच गेम आया था, डिस्पैच गेम मुझे इतना अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम कोई ऐसा गेम आया है जो कि मूवी दिखा रहा है मेरे को, और उसको देख रहे हैं मुझे मजा आ रहा है, स्टोरी को मूवी में देख रहा हूं मैं। तो ऐसे गेम्स को सपोर्ट करो। अब देखो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि फ्री गेम्स भी देते हैं। एपिक गेम्स हो गया, उसकी क्रिसमस वाली सेल आती है, उसमें लगातार फ्री गेम्स
गेम्स देता है और एक ना एक ऐसा गेम होता है ट्रिपल ए बढ़िया गेम होता है, तो इनका वेट कर सकते हो। मुझे पता है दिक्कतें बहुत हैं और दिक्कतें बढ़ ही रही हैं, बट पायरेट करना गेम को फिर भी सोल्यूशन नहीं है। मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई, इसमें से किसी चीज को, इसमें से चीजों को सोचो और इनको एक्सेप्ट करो। हमारे टाइम में जो गेम्स हम खेलते थे वो PS2 वाले गेम्स खेलते थे, जो कि उस टाइम के ट्रिपल ए गेम्स थे, तो वो गेम हम खेलने में हमें बहुत मजा आता था। वो रियल गेम्स थे, रियल गेम्स तो वो भी हैं, बट दे आर बेटर इन टर्म्स ऑफ ग्राफिक्स, स्टोरी लाइन, परफॉर्मेंस और ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड फील, वो बेटर थे। सबकी यादें जुड़ी होंगी WWE के स्मैकडाउन हियर कम्स दी पेन से, ड्रैगन बॉल जी के गेम से, बडूगा टेनकाची 3 से, GTA सैन एंड्रियास के कितने दीवाने थे लोग। GTA तो शायद इतना होता भी नहीं अगर सैन एंड्रियास और वाई सिटी के दीवाने नहीं होते लोग इतने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जब तक आई थिंक प्राइसिंग नीचे नहीं आएगी तब तक तो काफी सारी चीजें टफ ही हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि गेम्स बाय करो, बट सोच समझ के बाय करो, क्योंकि कंपनीज हो चुकी हैं ग्रीडी। कंपनीज को सिर्फ पैसा चाहिए, हर साल उनको इंक्रीज अमाउंट चाहिए, देना उन्हें आउटपुट कुछ है नहीं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेरी जो रिकमेंडेशन है उनको फॉलो करो, आपको जरूर फायदा होगा, आप फंसोगे नहीं, सीधी बात है उनके ट्रैप में, अगर आप रियली गेम बाय करना चाहते हो तो। अब पायरेसी का मैं बता दूं, पायरेसी अभी आपको मजाक लगेगा, पर जब तक आपके साथ कुछ हो नहीं जाएगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा। बस इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।